नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। रंगमंच की दुनिया में बेगूसराय ने काफ़ी नाम कमाया। विगत कई वर्षों में काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर नाट्य महोत्सव हुए और नाटक हुए। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक के यहाँ पर नाटक खेले गए। इनमें कई कलाकार उभर कर आए जो काफ़ी प्रतिभाशाली थे। आज हम उनमें से एक ऐसे ही कलाकार से आप मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में जिले में रह के तो काफ़ी नाम कमाया है। मुंबई जाके भी वहाँ पर रंगमंच की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया। श्याम बेनेगल जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया और NSD ये पास आउट हैं। ये शख्स हैं कुंदन सिन्हा जी। आइए इनसे रूबरू होते हैं। कुंदन जी, सबसे पहले केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके फादर एडवोकेट हैं, मदर टीचर हैं, तो फिर अचानक ये रंगमंच की तरफ कैसे आपका ध्यान चला गया? घर का माहौल तो बिल्कुल पढ़ने वाला जैसा रहा, लेकिन सौभाग्य से मेरी छोटी सिस्टर नेहा वर्मा, इसको बचपन से ही डांस का शौक़ था और उन दिनों जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम होता था तो उसमें मेरी बहन डांस करने के लिए जाती रहती थी। इस वजह से जितने भी बेगूसराय के रंगकर्मी हुए वो सब का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। और प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से हमारे घर वाले जो हैं उसमें मेरे मामा जी नाटक में काम करते थे, तो हम बचपन में भी कभी कभी नाटक देखने जाते थे बेगूसराय में, क्योंकि दिनकर भवन होने की वजह से अक्सर हम लोग दिनकर भवन में जाते थे, नाटक देख के आते थे। तो जब रंगकर्मियों का आना जाना लग गया तो मुझे याद है कि 2000 में 10+2 कंप्लीट किया था। फिर इप्टा में कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हुई और उस समय एक नाटक का नाम था सौदागर, और उस नाटक में एक कलाकार की ज़रूरत थी। मुझे बोला गया क्या कि आप नाटक कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई चंदन कुमार, हम दोनों भाई को पहली बार मौका मिला था कि हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करें। कुछ भी उस समय पता नहीं था, सिर्फ ये था कि हम नाटक करेंगे दर्शकों के सामने, बहुत अच्छा लगेगा। इस वजह से हम लोग आए थे नाटक करने। और नाटक करने के बाद दूसरे दिन न्यूज़पेपर में जब नाम आया तो वहाँ से मन के अंदर रंगमंच के प्रति कुछ तो भावना ऐसी जागी कि यहाँ पर जब भी कोई काम करो तो लोगों को ये समझ में आता है कि अच्छा काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिस वजह से हम लोग नाटक स्टार्ट कर पाए करना। और फिर हमारे घर का पूरा माहौल, सबसे बड़ी बात यह है कि फादर मदर इन सब का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि वो रंगकर्मियों को भी जानते थे, रंगकर्म को भी जानते थे। तो उनका कहना था कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौका मिल रहा है और तुम काम भी अच्छा कर पा रहे हो तो तुम करो। तो उनके सपोर्ट होने की वजह से हम लोग लगातार बेगूसराय में नाटक करते रहे। बेगूसराय में इप्टा में काम किए, नवतरंग में काम किए, जसम में काम किए, आशीर्वाद रंगमंडल के साथ काम किए। मुझे लगता है कि ये 4-5 ऐसे लोग, ऐसी संस्था थे जहाँ पर उनके अपने कलाकार हुआ करते थे और बीच बीच में हम लोगों को मौका मिला कि इनके साथ काम करें। और उस समय मुझे लगता है बेगूसराय के रंगमंच में वो एक गोल्डन पीरियड है, जबकि बहुत सारे, मुझे लगता है 200 से ज़्यादा ऐसे आर्टिस्ट थे जो सक्रिय थे, जो लगातार उस समय टाउन हॉल में आते थे, अलग अलग ग्रुप में बैठ के, एक ही जगह पे अलग अलग ग्रुप में बैठ के, और अलग अलग नाटकों का पाठ होता रहता था, तैयारियां होती रहती थी। और हम लोगों को ये लगता था कि ये बहुत अच्छा माहौल है। पढ़ाई हमारी चल रही थी अलग से, लेकिन ये रंगकर्म में जिस तरीके से नए नए नाटक पढ़ने का मौका मिल रहा था, नॉवेल हमें सजेस्ट किया जा रहा था पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने एकदम से शुरुआत कर दी। करियर के बारे में नहीं पता था, घर की मानी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम किसी एक इंस्टीट्यूट में जाके तैयारी करें और फिर वहाँ पर बहुत सारे पैसे देके और फिर हम इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें। ऐसा हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना दिमाग थिएटर में लगा दिया और हम पढ़ने लगे। वहाँ पर ये हम लोग फॉर्चुनेट थे कि उस समय रिफाइनरी में श्रीकांत किशोर भैया आए थे, विजिलेंस ऑफिसर रैंक पे वो थे, और वो पटना रंगमंच से बहुत जुड़े हुए थे। लेकिन क्योंकि वो जॉब में आ गए थे, वो वहाँ पर सक्रिय नहीं रह पाए थे। जब उनको पता चला कि बेगूसराय में कुछ लड़के यहाँ पर बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है, तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ जुड़कर ये कहा कि अगर तुम स्टैनिस्लावस्की पढ़ना चाहते हो। हमें पता नहीं था कि स्टैनिस्लावस्की क्या है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि
भाई ऐसे सिद्धांतकार इन सबको पढ़ना ज़रूरी है अगर तुम नाटक में अपना भविष्य देखते हो। वैसे हमें उन दिनों सच बताते हैं कि भविष्य के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा लग रहा था इतने बड़े इतने नॉलेजेबल लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना और उनके साथ काम करना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं, मेरा छोटा भाई गुंजन सिन्हा, मेरे बड़े भाई चंदन सिन्हा, हम सब साथ में उस समय काम कर रहे थे। और उसी समय हमें याद है कि बेगूसराय में यूथ फेस्टिवल का बहुत दौर चला। यूथ फेस्टिवल में ये था कि आप यहाँ पर से तैयारी कीजिए, तैयारी करके पहले बिहार स्तर पे आप compete कीजिए और फिर नेशनल लेवल पे आप जा सकते हैं। हम 3-4 बार गए, 3-4 सालों में 3-4 बार गए और हम जब भी गए तो नेशनल में भी कुछ न कुछ अवार्ड लेके आए। और वहाँ पर हमें पहली बार उन सारे रंगकर्मियों को देखने का मौका मिला जो देश में मतलब इतने अलग अलग तरीके से नाटक कर रहे हैं और सब युवा वर्ग हैं और सब अपना करियर ढूंढ रहे हैं। हमें करियर का नहीं पता था, लेकिन उनका करियर का ढूंढना और उनके साथ बातचीत करना हमें एहसास हो गया कि हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे जितना काम कर रहे हैं अभी बहुत आगे काम करने की ज़रूरत है। 2004 में, मुझे लगता है 2003 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये ग्रेजुएशन की डिग्री हमें 2004 के आखिर में मिली थी। और तब मुझे लगता है कि हमने डिसाइड किया कि कुछ भी करेंगे लेकिन सबसे पहले बेगूसराय से आगे निकल के जाना होगा, इसमें प्रॉपर एजुकेशन लेना होगा। नाटक यहाँ पर सब लोग कर रहे थे, लेकिन नाटक एक स्तर पे जाके रुक जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे उन दिनों कोई ऐसा नहीं, बहुत कम लोग, किसी के बारे में, सबके बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग थे जिन्होंने करियर के बारे में सोचा था। कुछ लोग टाइम पास के लिए आ रहे थे, कुछ लोगों ने बहुत समय से किया हुआ है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इसमें कितने अलग अलग फील्ड मिल सकता है, कितने अलग अलग रास्ते मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। जब भी ऐसी बात होती थी, क्योंकि उस समय हरीश भैया NSD पास आउट हुए थे 2000 में, तो हमें ये पता चला था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत बड़ी संस्थान है और वहाँ से हमारे ही शहर के एक हरीश भैया वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बार 2000 में ही मुझे लगता है कि हरीश भैया के पूरे बैच के साथ अंकुर जी आए थे यहाँ नाटक करने के लिए और कहानियों का रंगमंच हुआ था यहाँ पे, और सारे NSD के धाकड़ जितने भी थे वो सब यहाँ पे आके और दिनकर भवन में उन्होंने काम किया। तो जब दिनकर भवन में उनका शो देखे हमें बहुत अच्छा लगा और मन में ये तैयारी चल रही थी कि यहाँ से बाहर निकलते हैं, नेशनल लेवल पर थोड़ा अपने आप को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना तो पैसे थे, ना ही हमारे पास कोई मार्गदर्शन के लिए कोई ऐसे व्यक्ति थे जो बताते कि भाई आप बेगूसराय से निकल के जाओगे तो कहाँ जाओगे, जबकि उन दिनों पटना का रंगमंच बहुत समृद्ध था और वहाँ से बहुत सारे NSD से पास आउट थे, अलग अलग जगहों से पास आउट थे और वो सब काम कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को ना इतनी हिम्मत होती थी, ना ही हम कभी उनको अप्रोच कर पाए। एक दिन मुझे याद है कि श्रीकांत भैया के एक नाटक में मंगल.com नाटक हुआ था, रिफाइनरी में उस नाटक को बनाया गया था। जावेद अख्तर साहब इतने सीनियर हैं, उनका एक दिन का मुझे लगता है कि वर्कशॉप मिला था और हम इतने खुश थे कि पटना से कोई डायरेक्टर आ रहे हैं और हम लोगों को पढ़ाएंगे। सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, जिस समय उन्होंने हमें नुक्तों का प्रयोग सिखाया था। उनका एक दिन का वो नुक्तों का प्रयोग आज तक हम नुक्ता लगाते रह रहे हैं और हम हमेशा धन्यवाद देते हैं कि जावेद अख्तर साहब आए, एक बार उन्होंने पढ़ाया और वो हमारे मन में एक जगह बना लिया। इस तरीके से निकल के हम यहाँ से बाहर चले गए। तो कितने सालों तक लगभग बेगूसराय में काम किया और फिर मुंबई का रुख क्यों किया? एक तो 1999 के आसपास शुरुआत किए यहाँ पे इप्टा के साथ, और मुझे लगता है कि 2004 के आखिर तक हम लोगों ने यहीं पे काम किया था बेगूसराय में। और 2004 के आखिर में हम लोग दिल्ली निकले थे, क्योंकि उसके बाद हमें सिर्फ ये हम ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से हमें कोई रास्ता मिले कि हम कहीं पढ़ाई शुरू करें। तो स्कॉलरशिप का होता था, नेशनल स्कॉलरशिप थिएटर फील्ड में मिलता था, उसका एग्ज़ाम हमने दिया हुआ था पहले से क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे, हमने भी उसमें फॉर्म फिलअप किया और हम एग्ज़ाम दिए। और तब मुझे 2004 में वो नेशनल स्कॉलरशिप मिला। इस स्कॉलरशिप में मुझे 50,000 रुपये मिले थे। ये 50,000 रुपया मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे जीवन की वो शुरुआत थी जहाँ से मैंने देखना शुरू किया कि अब मुझे प्रॉपर एजुकेशन लेना है। उस पैसे से मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, जहाँ से 2 साल का MA होता है और MA होता है थिएटर के अंदर। वहाँ पर नीलम मानसिंह चौधरी के अंदर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। उस समय NSD के सारे प्रोफेसर, चाहे वो
7 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, लेकिन वो आते थे, हम लोगों के साथ वर्कशॉप्स लेते थे, वहाँ पर नाटक वो तैयार करते थे। तो हमें एनएसडी का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर इंडियन थिएटर में मिलना शुरू हुआ। और क्योंकि पैसे मेरे पास थे, वो पैसे मैंने पापा को दे दिया था, और पापा कहते थे क्या कि मैं हर महीने तुम्हें 2000 रुपये भेज दिया करूँगा, और उस 2000 में मुझे खाना था, रहना था और फीस भी भरनी थी। लेकिन फिर वहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ाई की, तो 1 साल के बाद फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप मिला, जिससे मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी का जितना भी फ़ी था वो माफ़ हो गया। तो मुझे रहने और खाने के पैसे मिल रहे थे। बाकी जो पैसे मैं जनरेट कर रहा था, वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे चंडीगढ़ के, जिसमें मुझे नुक्कड़ नाटक करने जाना होता था। मैं यूनिवर्सिटी से छुप के नुक्कड़ नाटक करने जाता था 17 सेक्टर में, और वहाँ पर एक नाटक के 200 रुपये मिलते थे। ये 200 रुपये कुछ ऐसे 200 बन जाते थे, 1000 2000, और इससे मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा था। ये मैंने तय कर लिया था जब चंडीगढ़ पहुँच गया था मैं, तो मैंने तय कर लिया था कि यहाँ से पास आउट होने के बाद मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक बार एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मुझे ये पता था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो मुझे 2-2 3-3 दिन के लिए मिल रहे हैं प्रोफेसर, वो मुझे 3 साल के लिए मिलेंगे। और मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं हुई है कि मैं यहाँ से पढ़ने के बाद मुंबई जाऊँ। मुंबई के बारे में ख़्याल मुझे लगता है एनएसडी कंप्लीट करने के बाद, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में काम कर लेने के बाद, बहुत सालों के बाद मेरे मन में इच्छा आई कि मैं मुंबई जाऊँ। मुंबई तो मैं 2016 कंप्लीट करने के बाद गया हूँ। इससे पहले मैं लगातार थिएटर कर रहा था। इसमें बहुत बड़ा एक जो चंक है वो है किंगडम ऑफ ड्रीम्स का, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए मैं पहुंचा, और वहाँ पर हमारी पढ़ाई हुई थी। 20 बैचमेट्स थे और सब अलग अलग क्षेत्र से आए थे, लेकिन सब अलग अलग सिविलाइजेशन से भी आए थे। सबका समाज अलग था। तो रिश्तों को समझने का मौका, दोस्तों को समझने का मौका, जीवन को समझने का मौका, मुझे लगता है सबसे मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं थिएटर फील्ड में हूँ, जिस वजह से करियर बनाने के लिए जब मैं निकला हूँ उसमें इतनी सारी बातें मैं साथ के साथ सीखता जा रहा हूँ। सीखने का तो अभी समय शुरू ही हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होते होते मुझे एक ऐसे जगह पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो मुंबई में रहने वाले लोग ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी गुड़गांव में अचानक से क्रिएट किया गया था। नाम था उस प्लेस का किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जिसमें 200 करोड़ रुपए लगा के एक जगह तैयार किया गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा थिएटर ऑडिटोरियम बनाया गया, जिसका नाम नौटंकी महल है। वो आज भी बना हुआ है, और 2010 में उसकी ओपनिंग होती है। शाहरुख खान उसमें आके उस जगह में उसका इनॉग्रेशन करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी उस समय स्टार थे इंडस्ट्री के, वो सारे स्टार उन दिनों वहाँ आए हुए थे। और तब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 3rd ईयर में था, और मैं टीवी पे बैठ के देख रहा था कि गुड़गांव में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। मैं उसी समय भाग जाना चाहता था, लेकिन उपाय नहीं था किसी तरीके से, क्योंकि आप अगर एनएसडी में पढ़ते हैं तो आप बाहर काम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, आपको बहुत नाटकों में काम करना होता है, आपके पास समय नहीं होता है। तो मैं वहाँ पे देख रहा था, हालांकि हमारे कुछ सीनियर्स उसमें काम भी कर रहे थे लगातार। 2011 में पास आउट होने के बाद मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन होता है, और मैं वहाँ पर इतने बड़े रंगमंच पर मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। एज एन एक्टर मैंने काम किया, और मैं लगातार वहाँ 5 सालों तक काम करता रहा। कितने शो हुए आपके वहाँ लगभग? मुझे लगता है कि 2500 से कम शो नहीं किया होगा मैंने। और 2500 मैं एक शो का बता रहा हूँ, जबकि मैं वहाँ 2 अलग अलग शो में काम करता था। एक का नाम था जंगूरा, दूसरे का नाम था झुमरू। अच्छा। और ये 2 अलग अलग नाटक बनाए गए थे, जिसका रोज़ शो होता था, कभी तो 2 भी शो लग जाता था, और इस तरीके से सुबह और शाम 2 टाइम शो करना होता था। तो बहुत सारे शोज़ किए, मतलब शोज़ काउंटलेस है एक्चुअली। तो ये काम करते करते मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि नाटक एवरीडे मैं ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सब अच्छा है, लेकिन अब उससे आगे ग्रोथ नहीं हो रहा है। पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो जब सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है ना, तब मन के अंदर वो लगता है कि अब इससे नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लेवल क्या। हाँ, क्योंकि वहाँ नेक्स्ट लेवल नहीं हो रहा था। मैं वहाँ जो कर सकता था वो सब कर लिया,
तो मुझे लगा क्या कि मुझे शायद मुंबई जाना चाहिए, और मैं ढूंढ रहा था कि मुझे अच्छा काम मिले। मैं कास्टिंग डायरेक्टर के साथ जुड़ रहा था, लोगों से बातें हो रही थी, ऑडिशंस भी दे रहे थे। बहुत कम ऑडिशन होते हैं दिल्ली में, लेकिन उन ऑडिशन के बारे में अगर पता चलता मैं देता रहा। मैं फॉर्चुनेट हूँ, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि श्याम बेनेगल जी एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म थी लेकिन उसका नाम डॉक्यू ड्रामा हम रखते हैं, क्योंकि वो ड्रामेटाइज़ करके ही वो बनाया जा रहा था। उस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी और उन्हें एक मदन लाल ढींगरा कैरेक्टर चाहिए था, जो बहुत यंग थे जब वो क्रांतिकारी थे, और यंग एज में ही उनको फांसी दे दी गई थी। उनका चेहरा मेरे साथ बहुत रिजेंबल कर रहा था। और श्याम रावत कास्टिंग डायरेक्टर हैं, श्याम बेनेगल जी की सारी फिल्मों में वो कास्टिंग करते रहे हैं। उनको मेरे बारे में पता चला और उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने बोला क्या कि तुम सिर्फ अपना करंट फ़ोटोग्राफ सेंड करो, फ़ोटोग्राफ में मेरा सिलेक्शन होता है। और मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये श्याम बेनेगल जी की फ़िल्म के लिए ये कास्टिंग चल रही है। मुझे लगा कि छोटी मोटी फिल्मों के लिए कास्टिंग हो रही होगी, और मैंने इसीलिए पैसे की बात कर दी थी। तो श्याम रावत जी बहुत ही प्यारे लोग हैं। वो हंस के बोलते हैं कि जितना सबको मिलेगा इतना आपको ज़रूर मैं दिलवा दूँगा। और किंगडम ऑफ ड्रीम्स में कुछ समय की छुट्टी मैंने ली, तब मैं गया था पटियाला शूट करने के लिए। और जब मैं रात में करीब 11-12 बजे गया था शूट करने, मुझे होटल दे दिया गया था। मुझे कहा गया कि 6 बजे से शूट है। स्क्रिप्ट मुझे दे दी गई थी। मुझे ये भी कहा गया था कि क्या आप इंग्लिश में स्पीच बोल पाओगे। मैंने बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं पंजाबी समझता हूँ, बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बोला जाएगा तो शायद मैं बोल भी लूँगा। और सवेरे 6 बजे मैं तैयार था। नीचे जाके गाड़ी में बैठने के बाद मैंने श्याम रावत जी को पहली बार देखा था, क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं थी, हमारी फ़ोन पे बात थी। श्याम रावत जी से मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि डायरेक्टर कौन है, ताकि कम से कम मुझे ये पता रहे सेट पे और मैं उन्हें हेलो बोल पाऊँ। बोले कि श्याम बाबू हैं। श्याम बाबू, श्याम बेनेगल साहब। और श्याम बेनेगल नाम आते के साथ मेरे मन के अंदर वो सारी फिल्में जो सुपरहिट फिल्म है वो सब मेरे फिल्म सामने घूमने लगी। मैं तुरंत गूगल करता हूँ और मैं उनकी फ़िल्मों के बारे में सोचता हूँ कि मुझे एटलीस्ट पता रहे कि लास्ट काम उन्होंने क्या किया है। संविधान उन्होंने एक सीरियल बनाया था, इतना फेमस हुआ था। फिर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पहले दिन का शूट था, शूट किया मैंने अच्छे से, शूट ठीक ठाक निकल गया। मैं अपने कमरे में गया, फिर मुझे पता चलता है अतुल तिवारी मेरे सीनियर हैं, बीएनए से भी पास आउट हैं। उन्हें पता नहीं था कि मैं एनएसडी पास आउट हूँ, लेकिन क्योंकि शूट अच्छा हुआ था तो उन्होंने स्पेशली बॉय को कह के कि ज़रा उस लड़के को बुलाना। मैं गया, बोले क्या कि तुम एनएसडी पास आउट हो? जी सर। तो कब के? तो 11 के। मैं तभी बोल रहा था कि तुम इतना अच्छा कर पा रहे हो। उसके बाद उन्होंने श्याम बेनेगल जी से मुलाकात करवाई कि मेरा जूनियर है, और उनको प्रणाम किया। फिर उन्होंने बोला क्या कि नहीं बेटे बहुत अच्छा किए हो, कल का शूट बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक फुल स्टूडियो और कोई एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था, उसे बुक किया गया था, और उसमें गोली मारना था करजन वाली को मदन लाल ढींगरा गोली मारते हैं असेंबली में, तो वो सीन करना था, और वो सीन थोड़ा सा ट्रिकी सीन था। और बोले क्या कि सिर्फ तुम्हारा शूट होना है तो तुम प्रिपेयर रहना। तैयारी हुई, वो भी अच्छे से गया। अदालत में फिर मुझे स्पीच देना था इंग्लिश में। उस दिन अच्छे से स्पीच हो गया। स्पीच इतना अच्छा हुआ कि फिर श्याम बेनेगल जी खुद आए और बोले कि बेटा अगर मैं बोलूं कि तुम पंजाबी में बोल पाओगे? मैंने बोला कि सर मुझे पंजाबी आती नहीं, लेकिन मैं टुकड़ों में अगर मुझसे बुलवा लीजिएगा तो शायद मैं बोल लूँ, क्योंकि मुझे एक्सेंट का थोड़ा पता है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे तुम बोलोगे, और मैंने पंजाबी में पूरा स्पीच बोला। उनको बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग खाने पे मिलते हैं। उन्होंने शुभकामना लिख के मुझे दिया लेटर पैड पे कि तुमने मेरे साथ पहली बार फिल्म में काम किया है, अच्छा काम किया है, मुंबई में आके ज़रूर मिलो। तो इस तरीके से श्याम बेनेगल की फ़िल्म में मैंने काम किया। वो फिल्म अभी भी विरासत-ए खालसा एक म्यूज़ियम है पंजाब में, और उस म्यूज़ियम के अंदर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसमें सारे पंजाब के क्रांतिकारियों को लेकर ये डॉक्यू ड्रामा बनाया गया है। वहाँ पर ये फिल्म रोज़ वहाँ पर चलाई जाती है। मैंने भी उस फिल्म को देखा नहीं है, लेकिन इसके फुटेज मेरे पास अभी भी हैं जो मैंने शूट किया था, कि आखिरकार मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे भी ठीक लगा था। तो इसके बाद फिर मुंबई में ही सेटल कर गए? फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद ये मैंने तय किया कि रंगमंच में मैं लगातार काम करता रहा हूँ। उस रंगमंच में काम इस तरीके से मैंने करना शुरू किया था कि जैसे एनएसडी पास आउट किया हुआ था मैं, इसके बाद मैं सबसे पहले बेगूसराय में आके एक संस्था का गठन किया था, द प्लेयर्स एक्ट। 2011 में उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, और उसके माध्यम से मैं लगातार नाटक कर रहा हूँ। शुरू में मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक, सावित्री, सुंदरी और मल्लिका और आषाढ़ का एक दिन,
एक नाटक मैंने क्रिएट किया था, उसका हमने शो किया, कई सारे हमने उसके शोज़ किए, रोमियो जूलियट किया, साहब बीबी और गुलाम किया। बच्चों के साथ लगातार थिएटर करते रहते हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई गुंजन सिन्हा वो बच्चों के साथ थिएटर, उन्होंने भी एनएसडी से संस्कार रंग टोली, वहाँ पर एक विंग है, उसके साथ उन्होंने काम किया है, तो उनको बच्चों के बारे में उनकी मनोदशा के बारे में अच्छा पता होता है। तो लगातार इस तरीके से हम उस द प्लेयर्स एक्ट के माध्यम से रंगमंच में सक्रिय हैं। पिछले ही साल हमने बहुत बड़ा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें मुंबई के कलाकार भी आए थे यहाँ शो करने के लिए। हमने अपना नाटक तैयार करके शो किया था। तो इस तरीके से रंगमंच तो मेरा चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन साथ के साथ मुझे लगा क्या कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग के अलग अलग मीडियम को भी देखना चाहिए, मेरा बहुत मन है कि मैं फिल्मों में काम करूँ, और इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैं मुंबई में पिछले 2 साल से हूँ, 2.5 साल से, और इस दरमियान मैं बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, फिल्म के लोग, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, इन सब के साथ मेरी मुलाकात हो रही है, बातें चल रही हैं। कुछ 1-2 शॉर्ट फिल्म्स भी हमने किया है, और अभी हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अच्छा काम करेंगे। तो रंगमंच और फिल्म का मीडियम, ये दोनों में थोड़ा बैलेंस ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं कि दोनों ही साथ के साथ चलता रहे। तो आप जैसे शुरू से बोल रहे हैं कि रंगमंच को में हम कैरियर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसको कैरियर में कन्वर्ट किया। हाँ, क्योंकि मुझे ये तो लग गया था कि अब मुझे अपना करियर डिसाइड करना होगा कि किस रास्ते पे जाना है। एक ज़माने में, जिस समय मैं दिल्ली गया था, तो मैं नाटक करने नहीं गया था, क्योंकि ना तो पैसे थे, तो सर्वाइवल के लिए मैंने ढूंढा। मुझे पता चला टाटा इंडिकॉम में जॉब है। मैंने 1 साल जॉब किया टाटा इंडिकॉम में। यहाँ से दिल्ली में पहुँच के मेरे पास पैसे नहीं थे, टाटा इंडिकॉम में जॉब कर रहा था, और साथ के साथ ढूंढ रहा था कि कैसे मुझे एनएसडी के अंदर जाने का मौका मिल जाए, किसी एक ग्रुप के साथ नाटक करने का मौका मिल जाए। और रॉबिन दास का एक नाटक था, कथा मिक्की चाकूबाज की। इस नाटक में बाहर से कुछ एक्टर की रिक्वायरमेंट थी। मुझे पता चला, मैंने अपना जॉब उसी दिन छोड़ दिया, मैंने अपनी सैलरी नहीं ली, क्योंकि मुझे पता चला कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे एनएसडी में, और एनएसडी में ही रहना भी था। ये मेरे लिए बहुत ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, उसी दिन से मैंने उस नाटक में काम करना शुरू किया। तो गणेश गौरव हैं हमारे बेगूसराय के, वो उस बैच में थे जिनके माध्यम से मुझे पता चला था कि यहाँ पे एक्टर्स की ज़रूरत है। तो हम 2 भाई दोनों गए थे वहाँ पर, उस नाटक में काम किए। और उसके बाद मैं धीरे धीरे करियर के बारे में सोचने लगा, कि वहाँ पर सब सारे जो एक्टर्स थे, मैं बोला क्या कि मैं भी तो वैसा ही एक्टर हूँ जैसा एनएसडी में हैं लोग। वो ट्रेंड है, मैं ट्रेंड नहीं हूँ। मैं अगर ट्रेंड हो जाऊँ तो शायद इनके बराबर मैं काम कर पाऊँगा। और वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे एनएसडी में आना है। इसलिए मैं चंडीगढ़ की तरफ रुख किया था कि प्रॉपर थोड़ी थोड़ी जानकारी रंगमंच के बारे में और बढ़ जाएगी, और फिर मैं एनएसडी की तरफ। लेकिन जब बेगूसराय की अगर बात करें, तो जो बेगूसराय में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर रंगकर्मी जो हैं, मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको कोई कैरियर नहीं है। कुछ ही गिने चुने लोग इस माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से पैसे भी कमाया, नाम भी कमाया, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं। तो फिर कैसे जो लोग हैं जो इसमें हैं, वो कैसे इसको एज ए कैरियर देखें? देखिए, मैं आपको कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, बाहर के बारे में बात नहीं करूँगा, ना ही मुझे इतना ज़्यादा पता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है कि रंगमंच में पैसे नहीं हैं, रंगमंच में करियर नहीं है। रंगमंच अगर आपको करना है तो आपको साइड से कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि रंगमंच में जुड़ते हुए लोगों को सबसे पहले यही शौक़ होता है कि थोड़ा स्टेज पे मैं दिख जाऊँ, थोड़ा न्यूज़पेपर में दिख जाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें चमक धमक ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर स्टेज पे दिख रहे हैं और लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तो उस समय करियर को सोच के बहुत कम लोग आते हैं। जिस समय हम लोग पहुँचे थे रंगमंच करने के लिए, उस समय एज 20, 22, 23 कुछ इस तरह का था, और इस समय ही करियर के बारे में आपको सोचना होता है। अगर आपने उस समय डिसाइड नहीं किया, आपको अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर एजुकेशन आपको नहीं मिला है, तो उसमें आप फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप अपने आप को देख कैसे सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे दुर्भाग्य से जितने भी रंगकर्मी काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग इसलिए भी नहीं मिल पाती है क्योंकि ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बहुत कम है हिंदुस्तान में, और बहुत कम है। तो उसमें ये भी सीन है कि बहुत सारे लोग उसको compete कर पाते हैं,
बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो अगर आप पहुँच नहीं पाए और फिर आपने एमेच्योर ग्रुप में काम किया तो एमेच्योर लेवल पे ही वो काम रह जाता है फिर, क्योंकि बहुत समय तक जब आपको आगे करियर नहीं, आगे रास्ता नहीं दिखता है, आगे कुछ भविष्य नहीं दिखता है, तो आपका वो शौकिया बन जाता है, तो वो शौकिया रंगमंच होना ही शुरू हो। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि लोग फिर तो जब उसमें कैरियर नहीं है तो लोग रंगमंच की तरफ क्यों जाए? रंगमंच ने आपको ही क्या दिया? हाँ, मैंने रंगमंच में मुझे लगता है करीब करीब 20 साल में गुजार चुका हूँ, और इस 20 साल में मैंने रंगमंच में एमए किया है, मैं एनएसडी पास आउट हो गया हूँ, मुझे अपने जीने के लिए रास्ता मिल गया है। लोगों को दरअसल बहुत ही जल्दी इसमें अचीवमेंट चाहिए, और अचीवमेंट के लिए वो रास्ता शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जीवन में किसी भी फील्ड में बहुत आगे तक पहुंचने के लिए आप शॉर्टकट से पहुंच सकते हैं, आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। मुझे रंगमंच ने एक तो ये फील्ड दिया है जिसमें मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं किस तरीके से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता हूँ। दूसरी तरफ मुझे लगता है ना कि मुझे इस फील्ड में होने की वजह से एक सेंसिबिलिटी मिली है समाज के प्रति, रिश्तों के प्रति, क्योंकि किसी और दूसरे फील्ड में जब हम जाते हैं तो सिर्फ हमें करियर दिखता है, पैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर करियर पैसा तो मिल ही जाना है, मिल ही रहा है। मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ पिछले 20 साल से। मुझे नहीं लगता मैंने अपने गार्जियन से एक भी रुपया लिया है। हम लोग बाहर रह रहे हैं और बाहर बहुत खर्च होता है, ये खर्च जो होता है ये दरअसल इसी फील्ड से मुझे मिल जाता है, इसीलिए मुझे दूसरे फील्ड में काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा जो मैं परिवार को समझता हूँ, जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने जूनियर्स के बारे में सोचता हूँ कि आज मैंने ये रास्ता चुना है, मुझे सुन के शायद कुछ ऐसे लड़के होंगे जो मोटिवेट होंगे और बोलेंगे कि रास्ता इस तरीके से चलना है। मेरे आगे कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं था, लेकिन मैं रास्ता खुद को, दूसरों को दिखा पा रहा हूँ, और ये मुझे लगता है ये मैं अपना दायित्व समझता हूँ। कोई अगर मुंबई आना चाहेगा तो मैं बोलूँगा कि सीधे सीधे मुंबई मत आओ। मुंबई आना है, अगर एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग में प्रशिक्षण लो, अगर डायरेक्शन करना है डायरेक्शन में प्रशिक्षण लो, और एक बार प्रशिक्षित हो जाओगे तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर मुंबई आते हो, मुंबई सबको अपने बाहों में भरती है, लेकिन आपको अपने कैपेबल के बारे में पता होना चाहिए कि आप कितना कैपेबल हैं, किस फील्ड के लिए कैपेबल हैं। लोग सिर्फ बैग उठा के, और क्योंकि मैं थोड़ा गुड लुकिंग हूँ और पहुँच जाऊँ, ये वो दौर नहीं हो गया। ये कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा है। आपके जैसे वहाँ पर 1000 लड़के लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिले? फिर आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने अभी तक किस किस रंगमंच पर कौन कौन सा नाटक किया है? नाटक मैंने एनएसडी में रहते हुए मैंने बहुत सारे नाटक, चेरी का बगिया किया है, सैया भाई कोतवाल किया है, रंजीत कपूर साहब के साथ सब ठाठ पड़ा रह जाएगा नाटक किया है, शांतनु बोस के साथ मैंने नाटक किया है 1084 की माँ। तो बहुत सारे नाटक हम क्या कोई अवार्ड वगैरह आपको? अवार्ड तो एक नेशनल यूथ फेस्टिवल में जब हम लोग जा रहे थे तभी हम लोगों को बहुत सारा अवार्ड मिला था। स्कॉलरशिप मुझे लगता है क्या कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और उन दिनों हर राज्य से एक एक लड़के का चयन होता था। 2004-05 में मुझे जब वह स्कॉलरशिप मिली थी तो मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है वो, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे सारे लड़कों को एक साथ बिठा के और सामने स्टेज पे खड़ा करके और आपका इंटरव्यू लिया जाता था। वो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं है आपको, वो बिल्कुल आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपसे सवाल किया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, बेगूसराय में आपने क्या किया है, और अगर आप में वो मादा नहीं है तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो वो स्कॉलरशिप मुझे आराम से मिल गई थी, क्योंकि मैंने उस समय बहुत काम किया था। प्रवीण कुमार गुंजन के साथ काम कर रहे थे, परवेज यूसुफ साहब, मुझे लगता है कि नाटक के बारे में मैं बोलूं तो मुझे ABCD बताने वाले परवेज यूसुफ साहब हैं, अवधेश जी हैं। इन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत सपोर्ट किया और बहुत अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं बहुत ही यंग लड़का था। सिर्फ मेरे अंदर एक एनर्जी थी कि अगर आप मुझे कोई काम देते हैं मैं कर पाऊंगा, और मैं लगातार काम करके उनको दिखाता था, और हर समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती थी उनकी वजह से। ये अलग बात था, कुछ समय के बाद मुझे इप्टर से आगे बढ़ के और कुछ काम करना पड़ा था, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों के लिए बना हुआ हूँ। मैं जब भी आता हूँ बेगूसराय तो सबसे पहले उन लोगों से मिलने जाता हूँ। तो चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं कि हम लोग का भी एक छोटा सा ये प्रयास है कि हम लोग जो बेगूसराय में प्रतिभा है, हमारे डॉक्टर साहब हैं रोशन सर, तो उनका एक प्रयास है कि जो भी छुपी हुई प्रतिभा है उसको समाज के सामने लाए।
तो इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं और क्या कोई शिकायत या कोई सुझाव इसको बेहतर करने के लिए आप? मुंबई शहर में ही मुझे फेसबुक के माध्यम से पहली बार इस स्टूडियो का फोटोग्राफ देखने का मौका मिला था और फिर रोशन जी के बारे में मुझे पता चला था कि ये प्रयास उनका है। मैं बोलूँगा ये प्रयास बहुत ही कमाल का प्रयास है, क्योंकि यहाँ जो भी नए जनरेशन के लोग हैं वो भटकते हैं, वो अपने करियर को जब ढूंढना शुरू करते हैं तो उनको अपना आइडियल नहीं दिख पाता है कि मैं किसको देख के उसके हिसाब से आगे बढ़ूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ, क्योंकि फेसबुक पर सब लोग हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सबको अपने फील्ड के लोगों के बारे में पता चलेगा कि बेगूसराय में ऐसी प्रतिभा है, और वो उनको देखेंगे कि उनका पूरा जीवन किस तरीके से निकला है, वो किस तरीके से कहाँ किस स्टेप पे आगे बढ़ते गए हैं, जिस वजह से वो आज यहाँ एक मुकाम पे हैं। मुकाम आगे बढ़ते ही रहते हैं लोग, लेकिन एक मुकाम पे हैं वो। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूंगा। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं रोशन जी से मुलाकात करूंगा और मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहने दिया जाए। हम लोग तो साथ में हैं ही। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इस स्टूडियो में बुलाया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से खुलकर बात हो पा रही है। शायद ये पहला इंटरव्यू है एक तरह से, जब से मैंने थिएटर में काम करना शुरू किया है बेगूसराय से लेके और मुंबई तक, ये पहला वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इतनी खुल के बात हुई है। चलिए, आपके भी स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।